हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, ये सीरीज चल रहा है कंटिन्यू पीएचडी पैट का जो अभी आपका एग्जाम है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट चल रहा है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा तो आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पे दिख जाएगा कि जो पैट में क्वेश्चन पूछा गया है पीएचडी में। अभी आपका एलएनएमयू का एग्जाम होने वाला है पीएचडी पैट का, ठीक है। एक्यू का होने वाला है और ये सब का जो है अभी आपका पीएचडी का एग्जाम होने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट रहेगा। जो प्रॉपर सीरीज में बने रहते हैं उनका पेपर 1 जो है, पेपर 1 अच्छा जाएगा, ठीक है। पेपर 1 पूरा हम तैयारी करवाते हैं आपको। पेपर 1 में आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। 50 क्वेश्चन में आप 35 से 40 क्वेश्चन सही करेंगे। प्रॉपर सीरीज को फॉलो करें और जितना भी हमने करवाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं, उसके बाद जो मॉक टेस्ट सारा करते जाएं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर एग्जाम जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। क्या क्वेश्चन है? इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द टर्म मैनिपुलेशन रेफर्स टू, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है मैनिपुलेशन का किसको बढ़ाता है, रेफर करता है, ये बताइए। प्रायोगिक अनुसंधान में मैनिपुलेशन हेरफेर का अर्थ क्या है? हेरफेर का मतलब क्या होता है? तो ऑब्जर्विंग वेरिएबल, जी नहीं, ऑब्जर्विंग नहीं करा जाता है। कंट्रोलिंग द एक्सटेनियस वेरिएबल को कंट्रोलिंग नहीं करा जाता है। डेलिब्रेट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही तो है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है ना, वही होता है मैनिपुलेशन। और ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इसको याद रखेंगे कि मैनिपुलेशन का बात जहां भी आएगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। टू सीज इफेक्ट, यानी कि स्वतंत्र चर में जानबूझकर परिवर्तन कर उसके प्रभाव को जो देखना होता है, यही आपका होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैनिपुलेशन मीन्स क्या होता है? रिसर्चर इंटेंशनली इंट्रोड्यूसेस ए प्लान चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है उसमें मैनिपुलेशन होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, ठीक है। टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और इफेक्ट कहाँ दिखेगा भाई? इफेक्ट दिखेगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन होता है और इफेक्ट दिखता है डिपेंडेंट वेरिएबल में। इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दिस deliberate intervention is the foundation of experimental design, because only by changing one variable and keeping others, ठीक है, constant can cause and effect relationship भी जो होता है, किसका होता है ये पॉइंट? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का होता है। established without manipulation the study become merely observational और correlational। अगर आप मैनिपुलेशन नहीं करें तो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व हो जाएगा और कोरिलेशनल हो जाएगा। एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल इज नॉट अचीव्ड, जहां मैनिपुलेशन नहीं होता है वहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होता है, ठीक है। यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान में हेरफेर मतलब होता है कि शोधकर्ता स्वतंत्र चर में योजनाबद्ध और जानबूझकर परिवर्तन करता है। जो परिवर्तन करने का तरीका होता है उसे परिवर्तन करता है ताकि प्रभाव को आश्रित चर पर देखा जा सके। यही प्रक्रिया कारण परिणाम संबंध स्थापित करने का आधार है। यदि स्वतंत्र चर में ऐसा नियंत्रित परिवर्तन नहीं किया जाए, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो शोध जो है, शोध केवल अवलोकन मात्र रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकल पाता है, सहसंबंधात्मक रह जाता है, मतलब वास्तविकता उसको नहीं माना जाता, ठीक है, नहीं माना जाएगा जब उसमें चेंजेबल नहीं होता है तब। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इन रिसर्च एथिक्स द प्रिंसिपल विच इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट आर फ्री टू ज्वाइन या विड्रॉ फ्रॉम स्टडी विदाउट एनी प्रेशर इज कॉल्ड, मतलब जो ज्वाइन या विड्रॉ निकलता है विदाउट एनी प्रेशर का, उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं जो इथिक्स में होता है? देखिए, रिसर्च में इथिक्स होता है, इथिक्स के अकॉर्डिंग आप रिसर्च करते हैं तो अनुसंधान नैतिकता में वह सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभागी बिना किसी दबाव के अध्ययन में शामिल हो, यानी कि कोई दबाव, बिना किसी दबाव के अध्ययन में शामिल हो,
और उससे हट सके क्या कहलाता है, जब कोई दबाव ना हो और उसमें शामिल हो, हट सके, वो क्या कहलाता है, तो उसका जो होगा आपका वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, स्वैच्छिक सहभागिता होता है, जो क्विट भी कर सकता है और ज्वाइन भी कर सकता है, यानी कि फ्री भी है और ज्वाइन विड्रॉ भी करे, वही जो होता है इथिक्स होता है। ठीक, यानी कि वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल्स टेकन पार्ट इन द रिसर्च बाय देयर ओन फ्री यानी कि इसमें क्या होता है, बाय ओन फ्री, कोई प्रेशर्स नहीं होता है, विल एंड आर नोट फोर्स, कोई फोर्स भी नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी से सैंपल कलेक्शन करना होता है, तो आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हमको सैंपल लेना है, कोई फोर्सिंग नहीं होता। एथिक्स, रिसर्च का एथिक्स होता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि सैंपल लेना ही लेना है, ऐसा एथिक्स में नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट मैटर करता है पहला नंबर। एट नो फोर्स, थ्रेटेंड और मिस्ड, अब जबरदस्ती नहीं कर सकते। दे ऑल्सो हैव द राइट टू विड्रॉ एट एनी स्टेज विदाउट एनी नेगेटिव कंसिक्वेंस, जो कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आते हैं उसे लेते हुए, this principle protect the autonomy, dignity and human rights of participants and is a core requirement of the ethical research। यही जो होता है आपका ethical research का एक core मतलब कि पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि देखते हैं हिंदी क्या है। स्वैच्छिक सहभागिता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से शोध में भाग लेते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से भाग ले रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं होता है, उन पर कोई दबाव, धमकी या धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें किसी भी चरण पर बिना किसी दंड के शोध छोड़ने का अधिकार होता है। ठीक है, कोई दंड नहीं, आप शोध छोड़ सकते। यह जो है, यह सिद्धांत प्रतिभागियों की स्वतंत्रता, गरिमा और मानव अधिकारों की रक्षा करता है और नैतिक अनुसंधान का आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, अनुसंधान पद्धति रिसर्च मेथोडोलॉजी का सर्वोत्तम वर्णन क्या है, ये बताइए। देखिए रिसर्च क्या होता है, सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है। ठीक है, सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क ऑफ मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग यूज्ड इन रिसर्च, मतलब कि आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, शोध में प्रयुक्त विधियों, प्रक्रियाओं और तार्किक तर्कों की व्यवस्थित रूपरेखा जो होता है वो रिसर्च होता है, और ये सिस्टमेटिक भी होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक भी रिसर्च होता है, साइक्लिकल रिसर्च होता है। ठीक है, साइक्लिकल होता है ये, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होता है एक्सप्लेन करता है नॉट ओनली व्हाट मेथड आर यूज्ड, आप सिर्फ मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं रिसर्च में, सारे पॉइंट को लेकर के रिसर्च को एक्सप्लेन करा जाता है। ऑल्सो हुआ, क्यों हुआ ऐसा, दे आर यूज्ड एंड हाउ, कैसे दे आर अप्लाइड, इस चीज को देखना होता है रिसर्च में। इट प्रोवाइड द लॉजिकल एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द स्टडी इन इंश्योरिंग दैट द रिसर्च प्रोसेस सिस्टमेटिक होता है। जी, सिस्टमेटिक होगा, साइंटिफिक होगा और वैलिड होता है, यही रिसर्च सिस्टम कहता है। यानी कि अनुसंधान पद्धति केवल यह नहीं बताती कि कौन सी विधियां प्रयोग की गई, बल्कि यह स्पष्ट करती है कि उन्हें क्यों और कैसे प्रयोग किया गया। ठीक है, क्यों और कैसे प्रयोग किया गया, यह शोध की दार्शनिक और तार्किक आधारशिला है। अब बात क्या करेंगे, शोध की दार्शनिक और तार्किक आधारशिला है, जिससे अध्ययन वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और वैध बनाता है, और वो मतलब क्या होता है को रिसर्च जो करते हैं उसको वैध बनाता है और सही रूप से चलता है। ठीक, अब आते हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या है, इन रिसर्च एन एजम्पशंस रेफर्स टू, अनुसंधान में मान्यता, एजम्पशन का क्या अर्थ है, एजम्पशन का क्या मतलब होता है रिसर्च में, तो एक कंडीशंस एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट डायरेक्ट एम्पिरिकल वेरिफिकेशंस, बिना प्रत्यक्ष अनुभवजन परीक्षण के सत्य मानी गई स्थिति जो होता है वो एजम्पशंस होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम टेंटेटिव भी बोलते हैं, टेंटेटिव। ठीक है,
टेंटेटिव को ही एजम्पशन बोला जाता है कि एक अनुमान लगाते हैं, बिना बिना प्रत्यक्ष, कोई प्रत्यक्ष नहीं है, एक अनुमान के सहारे जो बातें होती है वही एजम्पशन रहता है, टेंटेटिव रहता है, ठीक है। एजम्पशंस आर कंडीशंस दैट रिसर्चर टेक्स फॉर ग्रांटेड एज ट्रू इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ द स्टडी, उस स्टडी को प्रोसीड करता है, आगे बढ़ाता है। दे आर नॉट डायरेक्टली टेस्टेड लाइक हाइपोथेसिस, वहां पर जो हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्टेड नहीं होता है कि आपका जो दे रहे हैं सही हो जाएगा, बट दे फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर रिसर्च, मतलब एक बेसिक फाउंडेशन नींव तैयार हो जाता है रिसर्च का डिजाइन, ठीक है। एंड इंटरप्रिटेशन आर बिल्ट, यानी कि मान्यताएं वो स्थितियां होती है जिन्हें शोधकर्ता बिना प्रत्यक्ष परीक्षण के सत्य मान लेता है, बिना परीक्षण किए हाँ ऐसा हो सकता है मान लिया जाता है, ताकि अध्ययन आगे बढ़ सके। यानी कि जो आप रिसर्च करेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए कि इसको कुछ सत्य मानना पड़ेगा। परीक्षण परिकल्पनाओं की तरह नहीं किया जाता कि परिकल्पना कर लिए रिसर्च हो गया, ऐसा नहीं होता है, परंतु पूरा शोध इन्हीं आधारों पर टिका होता है। जी नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस। द मेजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ICT इन मॉडर्न रिसर्च, यानी कि रिसर्च के एरिया में ICT का क्या रोल है, यानी कि आधुनिक अनुसंधान में सूचना एवं संचार को देखिए ICT की प्रमुख भूमिका क्या है ये बताइए। तो इसका देखिए चलिए इनकी एफिशिएंसी बढ़ता है। अब जो मान लीजिए पहले क्या होता था, कॉपी पेन पर लिखा जाता था रिसर्च को, अभी क्या है आप MS वर्ड एक्सेल पे लिखते हैं, तो इससे क्या होता है टाइम बचता है, स्पीड हुआ, एक्यूरेसी इन डाटा कलेक्शन का गौसी बढ़ जाएगा, ठीक है। एनालिसिस करने का टाइम आपके पास बचेगा, डिसेमिनेशन हो करने का टाइम बचेगा। इससे क्या होता है जो रिसर्च है वो इजी हो गया, मतलब कि ICT के हेल्प से डेटा संग्रह करना, विश्लेषण और प्रसार में दक्षता, गति और सटीकता बढ़ाना, ये जो होता है ICT के हेल्प से ही पॉसिबल हुआ। यानी कि ICT टूल्स जो होता है सच एज ऑनलाइन डाटाबेसेस है, स्टैटिकल सॉफ्टवेयर हुआ, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स मेक द एंटायर रिसर्च प्रोसेस फास्टर। क्या होता है इसमें, रिसर्च प्रोसेस फास्टर होता है, मोर एक्यूरेट एंड ग्लोबली एक्सेसिबल, ठीक है। दे इनहांस द क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी, दे इनहांस द क्वालिटी हुआ ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, इससे रिसर्च फाइंडिंग्स आता है। यानी कि ऑनलाइन डेटाबेस, सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर, डिजिटल लाइब्रेरी और संचार मंच जैसे ICT उपकरण शोध प्रक्रिया को तेज, अधिक सटीक और वैश्विक स्तर को सुलभ बनाते हैं, यानी कि पूरे वैश्विक स्तर को इजी करते हैं। इससे शोध की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है। रिसर्च क्या होता है, विश्वसनीयता भी बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस इज, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या है, सही तार्किक क्रम बताइए। तो देखिए सबसे पहले जब आप रिसर्च शुरू करते हैं तो क्या देखा जाता है भाई, समस्या क्या है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रिसर्च में समस्या, सबसे पहले क्या सीक्वेंस होता है, प्रॉब्लम ढूंढना होता है ना, कि अगर आखिर रिसर्च कर रहे हैं तो समस्या क्या है, तो हमेशा प्रॉब्लम से ही शुरू होता है। तो क्या सबसे पहले होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पढ़ना होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस करना होता है, फिर डाटा कलेक्शन हुआ, फिर डाटा एनालिसिस हुआ, बाद में उसको इंटरप्रेट करके कंक्लूजन निकालते हैं। यही जो होता है एक रिसर्च का लॉजिकल रिसर्च प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च फॉलो सिस्टमेटिक होता है जी, सिक्वेंशियल प्रोसेस है ये, ईच स्टेप इज लॉजिकली होता है, कनेक्टेड, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड एंडिंग विथ इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन्स टू इंश्योर द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ये रिसर्च का पॉइंट आप याद रखेंगे। उसमें क्या क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन जो डाटा पुट कर रहे हैं पूरा सही होना चाहिए, कंक्लूजन है, इंश्योर वैलिडिटी हो गया और रिलायबिलिटी हो गया और ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि
वैज्ञानिक अनुसंधान एक क्रमबद्ध और तार्किक प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें समस्या की पहचान से लेकर निष्कर्ष तक प्रत्येक चरण एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिससे शोध की वैधता, जो विश्वसनीयता होता है और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित होती है, वही एक्चुअल क्या होता है, रिसर्च होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, क्या है, चलिए देखा जाए। इन रिसर्च क्या है क्वेश्चन, इन रिसर्च द इथिकल प्रिंसिपल्स विच रिक्वायर दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब जो रिसर्च होता है, जो कुछ प्रिंसिपल है, रिक्वायर दैट personal information of participant should not be disclosed and should be used only academic purposes called, यानी कि अनुसंधान में वह नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी प्रकट नहीं की जानी चाहिए, जो व्यक्तिगत जानकारी है वो प्रकट नहीं की जानी चाहिए और केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही प्रयोग की जानी चाहिए, क्या कहलाता है, सिर्फ आप शैक्षणिक उद्देश्य से ही प्रयोग करते हैं तो उसे जो है कॉन्फिडेंशियली कहा जाता है, कि गोपनीयता होता है, क्या होता है, इथिकल नॉर्म्स में उसको बचा के रखना होता है, जिससे गोपनीयता कहते हैं। यानी कि कॉन्फिडेंशियली एक्चुअली क्या होता है, तो कॉन्फिडेंशियली मीन्स दैट द रिसर्चर्स हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी, यानी कि जो आपका डाटा होता है रिसर्च में उसको प्राइवेसी रखना, किसी को नहीं बताना, नहीं शेयर करना। होता क्या है कि जैसे कोई वर्क आप कर रहे हैं रिसर्च में, ठीक है, अगर कोई डाटा आपका लेकर के पब्लिश कर देगा तो फिर डाटा वो आपका नहीं रह के जिसका नाम से पब्लिश हुआ है उसका हो जाएगा। तो यही जो होता है बहुत ज्यादा प्राइवेसी मेंटेन करना होता है रिसर्च में, ठीक है, यानी कि प्राइवेसी ऑफ पार्टिसिपेंट बाय नोट द रिवीलिंग देयर पर्सनल डाटा, आप किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आइडेंटिटी एंड रेस्पॉन्सेस टू अनऑथराइज्ड पर्सन्स, ठीक है, इट बिल्ड ए ट्रस्ट बिटवीन द रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, मिसयूज भी हो सकता है जो इंफॉर्मेशन है उसका, ये भी दिक्कत का बात है। यानी कि गोपनीयता का अर्थ है कि शोधकर्ता प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी पहचान, ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी हुआ ना, पहचान और उत्तरों को अनाधिकृत व्यक्तियों के सामने प्रकट ना करे। प्रकट करने के बाद इशू होता है, यह प्रतिभागियों और शोधकर्ता के बीच विश्वास स्थापित करती है और सूचना के दुरुपयोग से बचाती है कि सूचना उधर उधर का ना मिले। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या रहा आपका कि इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स चेंजेस, ठीक है, चेंजेस ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो चेंजेस होता है भाई किस में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है, एंड कीप्स ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट, और जितना भी वेरिएबल सब कांस्टेंट है तो सिचुएशन किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। एक प्रयोग में शोधकर्ता केवल स्वतंत्र चर में परिवर्तन करता है और अन्य सभी चरों को स्थिर रखता है, तो स्थिति किसे दर्शाती है, ये बताइए कि स्थिति जो है किसे दर्शाती है, तो वही बात है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दर्शाती है, ठीक है, स्वतंत्र चर का हेरफेर जो होता है वही स्थिति को दर्शाती है। मैनिपुलेशन इन्वॉल्व डेलिब्रेट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज होता है विच कंट्रोल एंश्योर दैट अदर वेरिएबल डू नॉट इन्फ्लुएंस आउटकम, अदर वेरिएबल इन्फ्लुएंस नहीं करता। टुगेदर दे हेल्प एस्टैब्लिश क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। यानी कि हेर फेर में स्वतंत्र चर में जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है, जबकि नियंत्रण का उद्देश्य अन्य चरों के प्रभाव को रोकना होता है कि प्रभाव रुके। दोनों मिलकर प्रयोगात्मक शोध में स्पष्ट कारण परिणाम संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ा जाए। Which of the following वेस्ट एक्सप्लेन, इसमें वेस्ट एक्सप्लेन की बात कहा जा रहा है, ठीक है, द रोल ऑफ ICT इन डाटा एनालिसिस इन रिसर्च, अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के संदर्भ में ICT की भूमिका को अच्छी तरह कौन सा कथन व्यक्त करता है और ICT को अच्छी तरह से बताता है, तो इट इनेबल्ड फास्ट, आप जब रिसर्च करते हैं डाटा एनालिसिस फास्ट होगा उससे,
फास्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग, यह तेज, सटीक और जटिल संख्यांकीय प्रसंस्करण संभव बनाता है, इसलिए आपका यहाँ पर सी सही होगा। यानी कि आईसीटी टूल्स लाइक एसपीएसएस होता है जो सॉफ्टवेयर होता है, आर पाइथन हुआ, एंड एक्सेल अलाउ रिसर्चर्स आर हैंडल लार्ज डाटा सेट को आप एक साथ डाटा को स्टडी कर सकते हैं, इसके सहारे परफॉर्म कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टेस्ट जनरेट होता है एंड जनरेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स क्विकली, आपको बहुत कम समय में रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। हेल्प टू आईसीटी, ठीक है, देयर बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिलेबिलिटी ऑफ रिसर्च में बढ़ता है, यानी कि क्वालिटी और रिलेबिलिटी जो होता है रिसर्च में इंक्रीज होता है, किसके हेल्प से? आईसीटी के हेल्प से। एसपीएसएस, आर, पाइथन और एक्सेल जैसे आईसीटी उपकरण बड़े डेटा को विश्लेषण, ठीक है, जटिल संख्यांकीय परीक्षण और सटीक परिणाम शीघ्र प्रदान करते हैं, जिससे शोध की गुणवत्ता और विश्वसनीयता क्या होता है? बढ़ती है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आया जाए। क्या है? इन द रिसर्च प्रोसेसेस द स्टेज वेयर, जो रिसर्च इसको एक्चुअली क्या है? प्रोसेस है। द स्टेज वेयर द रिसर्चर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनालाइज्ड डाटा एंड रिलेट्स फाइंडिंग टू ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस इज कॉल्ड, मतलब कि अनुसंधान प्रक्रिया में वह चरण क्या है? जो अनुसंधान पर प्रक्रिया है उसमें वह चरण जिसमें शोधकर्ता विश्लेषित आंकड़ों का अर्थ स्पष्ट करता है और परिणामों को उद्देश्यों व परिकल्पनाओं से जोड़ता है, क्या कहलाता है? जो परिकल्पनाओं को जोड़ता है उस उद्देश्य को हम क्या बोलते हैं? तो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, व्याख्या करता है उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग मीनिंग to analyze data by explaining patterns, relationships, and implications the light of research, objective and hypothesis को प्रिफर करता है। It transforms numerical results into meaningful conclusions, और उससे meaningful एक conclusions निकलता है जो रिजल्ट्स का ये पार्ट होता है, समझे। व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसमें विश्लेषित आंकड़ों का अर्थ, संबंध और निहितार्थों का शोध उद्देश्यों और परिकल्पनाओं के संदर्भ में समझाया जाता है। यही चरण जो होता है संख्यात्मक परिणामों को सार्थक निष्कर्षों में बदलता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, एडल्ट लर्नर्स डिफर फ्रॉम चाइल्ड लर्नर। एडल्ट लर्नर जो होता है अलग होता है चाइल्ड लर्नर से, मेनली बिकॉज एडल्ट्स में क्या होता है भाई? वयस्क शिक्षार्थी बच्चों से मुख्यतः इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि वयस्क जो होता है क्या होता है? वयस्क आर एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, एंड खुद से होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, जैसे खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे, वो क्या होते हैं? एडल्ट लर्नर होते हैं। और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है जिसके हेल्प से वो एनालाइज करते हैं और खुद के अपने आप को मोटिवेट भी रखते हैं, वही होता है एडल्ट लर्नर, ठीक है। यानी कि अनुभव आधारित और आत्मनिर्देशित होते हैं, वो आपका क्या हो जाएंगे? एडल्ट लर्नर होते हैं, ठीक। क्यों होते हैं? अकॉर्डिंग टू नोवेल्स थ्योरी ऑफ एंडोगोगी के अनुसार क्या कहता है कि एडल्ट लर्नर्स ब्रिंग रिच लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी वो अपनी जिंदगी से सीखते हैं, ठीक है, आर सेल्फ डायरेक्टेड and are motivated by problem centered learning rather than subject centered learning। नोवेल्स एंडोगोगी सिद्धांत के अनुसार वयस्क शिक्षार्थी अपने जीवन अनुभव के आधार पर सीखते हैं, तो उनका जीवन अनुभव है उसके आधार पर सीखते हैं, आत्मनिर्देशित होते हैं और समस्या केंद्रित अधिगम से अधिक प्रेरित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following best reflect high teaching aptitude, यानी कि निम्न में से कौन उच्च शिक्षण अभिक्षमता
टीचिंग एप्टीट्यूड को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ये बताइए कि कौन दर्शाता है टीचिंग एप्टीट्यूड को सबसे अच्छा रूप से? तो क्लियर कम्युनिकेशन। यदि आपको हम पढ़ा रहे होते हैं तो जो मेरा बोलने का स्टाइल है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, अगर टीचर को स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर सबसे ज्यादा बोलचाल ही होता है कि बच्चे आपके बातों को समझ रहा है कि नहीं, इसलिए वहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, एम्पैथी होना चाहिए, विश्वास, सहानुभूति, एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट संचार हो, सहानुभूति होना चाहिए, और अनुकूलनशीलता जब होता है तो क्या होता है, ये टीचिंग मेथड का हाई टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड इन्वॉल्व द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेट होना चाहिए, अंडरस्टैंड लर्नर्स, जो आप बोल रहे हैं, जो लर्नर्स है उसे समझ में बातें आनी चाहिए जो उसको जरूरत है, एंड मोटिवेट, जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ क्या जरूरी है, मोटिवेशन भी जरूरी है, देम एंड अडॉप्ट द मेथड अकॉर्डिंगली। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता में स्पष्ट संचार होना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता समझना, प्रेरणा देना और परिस्थिति के अनुसार शिक्षण विधि बदलना सभी शामिल है। यानी कि मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो आप पढ़ाने का तरीका चेंज कीजिए, जो आपका पढ़ाने का तरीका है उसे ही चेंज कर दीजिए। बच्चों स्टूडेंट को जिस तरह से समझ में आए तरीका चेंज करके पढ़ाना ही क्या होता है, एक अच्छा मतलब कि टीचिंग व्यवस्था को पालन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ए टीचर कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड नेशनल डेवलपमेंट इज परफॉर्मिंग विच रोल। सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने वाला शिक्षक किस भूमिका का निर्वहन कर रहा है? तो वह सोशियो इकोनॉमिक रोल क्या है, जो मतलब कि समाज सेवा कर रहा है, डेमोक्रेटिक सेवा कर रहा है, वो क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक रोल्स को फॉलो करता, सामाजिक आर्थिक भूमिका को निभाता है। टीचर एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज बाय प्रमोटिंग इक्वलिटी को प्रमोट करता है टीचर, अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट थ्रू द एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के माध्यम से समानता, जागरूकता और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देकर सामाजिक परिवर्तन के वाहक बनते हैं और समाज में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेडागोजिकल एडवांटेज ऑफ आईसीटी बेस्ड टीचिंग, यानी कि आईसीटी आधारित शिक्षण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ क्या है, जिसमें आईसीटी से हेल्प से हो तो क्लासरूम इंटरेक्टिव होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है और रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट, यानी कि अंतःक्रियात्मक, शिक्षार्थी केंद्रित और संसाधन समृद्ध वातावरण जो होता है, यही क्या होता है, आईसीटी बेस्ड टीचिंग का ये स्टाइल होता है। ठीक है, यानी कि आईसीटी इनावल मल्टीमीडिया के सहारे अच्छा बेहतर कम्युनिकेशंस होता है, वर्चुअल लैब्स की व्यवस्था रहती है, एलएमएस एंड ऑनलाइन कोलैबोरेशंस बढ़ता है, मेकिंग लर्निंग इंटरेक्टिव बनता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जिसमें स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने का स्टूडेंट का आजादी रहता है। ठीक है, यानी कि आईसीटी मल्टीमीडिया, वर्चुअल लैब, जो वर्चुअल लैब होता है ऑनलाइन सहयोग के माध्यम से अधिगम को अंतःक्रियात्मक व शिक्षार्थी केंद्रित बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एट द डॉक्टर लेवल द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग अप्रोच इज, पीएचडी स्तर पर सबसे उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण क्या है, ये बताइए। तो पीएचडी स्तर क्या क्या होता है, उसमें रिसर्च करना होता है। जब पीएचडी में आपका एडमिशन होगा तो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, कोई टॉपिक मिलता है, सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद रिसर्च शुरू करते हैं कोर्स पर क्लास के बाद, यानी कि रिसर्च ओरिएंटेड होता है। इंक्वायरी बेस्ड एंड क्रिटिकल पेडागोगी का डेवलपमेंट होता है, सोचना समझना फिर वर्क करना, अनुसंधान केंद्रित, जिज्ञासात्मक और आलोचनात्मक शिक्षण जो होता है ये पीएचडी लेवल पे होता है। यानी कि पीएचडी टीचिंग एम्फसाइजेस क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, ओरिजिनलिटी
रिसर्च स्किल्स एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रेदर देन रूट लर्निंग। यहाँ रूट लर्निंग का कोई स्थान नहीं होता है। पीएचडी स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन, मौलिकता, अनुसंधान कौशल और स्वतंत्र जिज्ञासा विकसित करना होता है। नो कि रटंत ज्ञान होता है, रट्टाफिकेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ मोटिवेशन। बताइए भाई, नेचर ऑफ मोटिवेशन को डिस्क्राइब करना इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा जो मोटिवेशन होता है कि प्रकृति को सही रूप में व्यक्त करने वाला कथन कौन सा है, इस कथन को बताइए। तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल इंटरके। एडल्ट लर्नर जो होते हैं वो खुद से मोटिवेट रहते हैं, और मोटिवेशन इंटरनली होना चाहिए जो लंबा समय तक मोटिवेशन को बनाए रखता है। ठीक है, लंबे समय तक। ड्राइव एट एक्टिविटीज डायरेक्ट एंड सस्टेन लर्निंग बिहेवियर, यानी कि प्रेरणा एक आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो अधिगम व्यवहार को सक्रिय करती है, निर्देशित और बनाए रखती है, और अधिगम इससे बेटर सिद्ध होता है। यही जो होता है मोटिवेशन होता है, नेचर ऑफ मोटिवेशन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मोटिवेशन इज एन इंटरनल और साइकोलॉजिकल फोर्स होता है that energies learners direct their efforts towards goals and sustains their interest in learning। learning का इंटरेस्ट बढ़ता है। it is not limited to external rewards। यहाँ पर क्या है? not limited external rewards but is deeply connected with needs। जो जरूरत है उससे कनेक्ट होता है। interest and self realization। प्रेरणा एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो शिक्षार्थियों को सक्रिय करती है। ठीक है, और उनके प्रयासों को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, और अधिगम को उनकी रुचि को अधिगम में बनाए रखती है। यह केवल बाह्य पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, यानी कि यह बाहरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकताओं, रुचियों और आत्म साक्षात्कार से जुड़ी होती है। यही जो होता है आंतरिक प्रेरणा होता है, मोटिवेशनल होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इवोल्यूशंस इन एजुकेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। शिक्षा में मूल्यांकन, इवोल्यूशन की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? परिभाषा बताइए कि शिक्षा में परिभाषा क्या है। तो ये क्या होता है भाई? सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस and making value judgment about learners achievement। आपका बिल्कुल सही है। उपलब्धि के संबंध में साक्ष्य एकत्र कर मूल्य निर्णय की क्रमबद्ध प्रक्रिया जो होता है, यही क्या होता है? एक इवोल्यूशन सिस्टम होता है। एजुकेशन स्टेप टू स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी कि इवोल्यूशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव होता है एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मेजरमेंट किया जाता है, असेसमेंट एंड वैल्यू जजमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मूल्यांकन एक व्यापक है और सतत प्रक्रिया है जिसमें मापन, आकलन और मूल्य निर्णय के माध्यम से शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता जांची जाती है और इसकी प्रभावशीलता का पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। ए टीचिंग मेथड दैट एम्फसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्या होता है इसमें? एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स इज नोन एज। वह शिक्षण विधि जो सक्रिय सहभागिता, समस्या समाधान और ज्ञान निर्माण पर बल देती है कहलाती है। यानी कि जो ज्ञान निर्माण पर बल देती है वो क्या कहलाएगी, ये बताइए। तो कहलाती है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, यानी कि संरचनावादी कहलाती है, जो ज्ञान का इसमें निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी कि द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच views learners as active constructors of knowledge rather than passive receivers। It promote the critical thinking को प्रमोट करा जाता है and deep understanding। संरचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षार्थी ज्ञान के
सक्रिय निर्माता होते हैं, खुद ज्ञान का निर्माण भी करते हैं, नया नया चीज खोज भी होता है, न केवल ग्रहण करता होता, सिर्फ ग्रहण नहीं करना होता है बल्कि खोज भी करना होता है। इस संदर्भ में यह आलोचनात्मक चिंतन और गहन समझ को बढ़ावा देता है, इससे ज्यादा शिक्षण बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या है, which statement correctly explain the relationship between teaching and evolutions। करेक्टली क्या है इसमें एक्सप्रेशन टीचिंग एंड इवोल्यूशंस का, तो कौन सा कथन शिक्षण और मूल्यांकन के संबंध को सही रूप से स्पष्ट करता है, ये बताइए कि कौन सा सही रूप से स्पष्ट करता है। तो टीचिंग एंड इवोल्यूशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंडिपेंडेंट होता है। शिक्षण और मूल्यांकन परस्पर पूरक और आश्रित होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन प्रोवाइड्स फीडबैक। इवोल्यूशन सिस्टम क्या होता है, इसमें फीडबैक दिया जाता है कि अब में कहाँ कमजोरी है, कहाँ मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, उस चीज को देखा जाता है। ऑन टीचिंग इफेक्टिवनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेल्प इन इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, मेकिंग इट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। ये क्या है भाई, टीचिंग पार्ट का इंटीग्रल प्रोसेस है। मूल्यांकन शिक्षण की प्रभावशीलता पर प्रतिपुष्टि देता है। शिक्षण विधियों में सुधार सहायक होता है, इसलिए शिक्षण का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। A comprehensive evaluation system that include formative and summative assessment aims to एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली जिसमें संरचनात्मक फॉर्मेटिव और संक्षेपात्मक समेटिव दोनों आकलन शामिल हो, उसका उद्देश्य क्या होता है, जिसमें दोनों आकलन शामिल हो। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि अधिगम और शिक्षण में निरंतर जो सुधार होता है, यही क्या होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। यानी कि जब क्लास टीचर ले रहे होते हैं तो बीच बीच से बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फॉर्मेटिव होता है। और मान लीजिए जब क्लास के अंत में बातें होती है या एक सप्ताह बाद तो टेस्ट होता है, वो समेटिव में आता है। इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन सपोर्ट्स द लर्निंग को सपोर्ट करता है, कहाँ कमी है एट ए टाइम उसको दूर किया जाता है थ्रू द कंटिन्यूअस फीडबैक के द्वारा। जबकि समेटिव जो होता है इवोल्यूशन जजेस द ओवरऑल अचीवमेंट, आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा उसमें क्या जान रहे हैं, इस चीज को समेटिव इवोल्यूशन में देखा जाता है। टुगेदर दे एंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट भी इसी में होता है, एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन जो होता है सतत प्रतिपुष्टि द्वारा अधिगम को सुधारता है, जबकि संक्षेपात्मक मूल्यांकन समग्र उपलब्धि का निर्णय करता है। दोनों मिलकर समग्र विकास और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। The adequacy of sample size in a research student mainly depends on, यानी कि किसी शोध अध्ययन में नमूना आकार जो सैंपल साइज होता है कि पर्याप्तता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, वो चीज बताना है। तो यहाँ पर जो होता है पॉपुलेशन साइज पर निर्भर करती है। अब सैंपल साइज क्या ले रहे हैं, पॉपुलेशन साइज क्या है, इस पर डिपेंड करता है। रिसर्च का कंडीशंस, वेरिएबिलिटी एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जब रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर रिसर्च कहाँ से। जनसंख्या का आकार, विविधता और विषमता स्तर पर जो होता है, ये क्या होता है, सैंपल साइज को इंडिकेशन करता है। यानी कि सैंपल साइज मस्ट बी लार्ज, बड़ा होना चाहिए, इनफ टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, टू इंश्योर द स्टैटिस्टिकल पावर एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी, डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल एंड मार्जिन ऑफ द एरर। ठीक है, यानी कि जब आप बड़े स्तर पे डाटा को सेलेक्ट करते हैं तो मार्जिन ऑफ एरर भी कम होता है। यानी कि नमूना आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि वह जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व कर सके और सांख्यिकीय विश्वसनीयता प्रदान करे। ठीक है, यह जनसंख्या की विविधता, विश्वास स्तर और त्रुटि सीमा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर।
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि प्रायिकता नमूना चयन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता बताइए। तो each unit has known and non-zero chance of selection, हर एक यूनिट में क्या होता है, सिलेक्शन हो भी सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, यानी कि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की ज्ञात और शून्य से अधिक संभावना जो होता है ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग every element of the population has a definite and कैलकुलेटेबल जो कैलकुलेटेबल होता है प्रोबेबिलिटी बिलोंग सेलेक्टेड विच इंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करता है एंड जनरेबिलिटी को इंश्योर करता है। प्रायिकता नमूना चयन में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की निश्चित और गणनीय संभावना होती है जिससे निष्पक्षता और सामान्यीकरण से संभव होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, एक क्लोज इंडेड क्वेश्चंस इन क्वेश्चनायर इज वन दैट, क्या है, प्रश्नावली में बंद प्रकार जो क्लोज इंडेड प्रश्न होता है वह क्या है, ये पूछ रहा है। क्लोज इंडेड क्वेश्चंस क्या है, तो वो जो है हैज लिमिटेड फिक्स्ड, मतलब लिमिटेड बातें करना क्लोज इंडेड हो गया। 5 क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछना है तो 5 पूछना है, छठा क्वेश्चन नहीं पूछना है, ये क्या होता है, क्लोज इंडेड होता है। फिक्स्ड रेस्पॉन्स एंड ऑप्शन भी 4 रहेगा तो ये क्लोज इंडेड हो गया। जैसे इसी बार मान लीजिए आपका एग्जाम पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव रहेगा जो करा रहे हैं और पेपर 2 सब्जेक्टिव रहेगा, तो पेपर 2 क्या होगा, पेपर 2 आपका जो ओपन इंडेड हो जाएगा, ओपन इंडेड हो जाएगा। इसमें आपको आंसर अपने मन से लिखना है और क्लोज इंडेड में 4 ऑप्शन रहेगा, उससे चूज करना है। तो यही होता है आपका क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड का कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि क्लोज इंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स, पहले सबको डिसाइड करा रहता है किस तरह से रहेगा, मेकिंग डाटा इजी टू कोड, क्वांटिफाई एंड स्टैटिकली एनालाइज। ठीक है, बंद प्रकार प्रश्न संरचित उत्तर प्रदान करते हैं जिससे क्या होता है, आंकड़ों को कोडिंग, मात्रात्मक विश्लेषण और सांख्यिकीय परीक्षण सरल हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए। Which statement correctly distinguishes simple random sampling from stratified random sampling, यानी कि यहाँ वही बात कर रहा है कि रैंडम सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपल रैंडम में क्या मतलब दोनों का अंतर है। कौन सा कथन सरल यादृच्छिक नमूना चयन और स्तरीयकृत यादृच्छिक नमूना चयन में सही अंतर बताता है, उसको आप जो है सो बताइए। तो बोथ इग्नोर नहीं करता, सिंपल रैंडम सैंपलिंग सेलेक्ट फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन, जी वो इंटायर पॉपुलेशन को सेलेक्ट करता है, वो होता है आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग सेलेक्ट्स प्रोपोर्शनलिटी फ्रॉम द होमोजेनियस सब ग्रुप्स, सरल यादृच्छिक चयन पूरी जनसंख्या से करता है, जबकि स्तरीकृत चयन समरूप उपसमूहों से आनुपातिक रूप से करता है। इस तरह से आप कहाँ भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Stratified sampling ensure the representations of all important subgroups में जुड़ा होता है, whereas simple random sampling treats the populations as a single homogeneous unit होता है। स्तरीकृत नमूना चयन में जनसंख्या को समरूप स्तरों में बांटकर प्रत्येक स्तर से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, जबकि सरल यादृच्छिक चयन पूरी जनसंख्या को इकाई मानता है। समझ गए, हम आगे होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस की ओर। एक्सीडेंटल क्या है, एक्सीडेंटल कन्वीनियंस, एक मिनट इसको हटा देते हैं, थोड़ा भी कंफ्यूजन ना होना चाहिए क्वेश्चन में। एक्सीडेंटल यानी कि कन्वीनियंस सैंपलिंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली यूज्ड विद, आकस्मिक जो आकस्मिक होता है उसको क्या बोलते हैं, सुविधाजनक।
नमूना चयन का उपयुक्त प्रयोग तब होता है जब, कब प्रयोग होता है इसका, तो पॉपुलेशन इज इनएसेसिबल एंड एक्सप्लोरेटरी, जब पॉपुलेशन इनएसेसिबल हो और एक्सप्लोरेटरी हो। क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इज द मेन गोल, जनसंख्या कठिनाई से उपलब्ध हो और खोज परक गुणात्मक समझ मुख्य उद्देश्य हो। ये जो होता है एक्सीडेंटल कन्वर्जेंस होता है, ठीक। यानी कि accidental sampling is a non-probability method mainly used in the exploratory and qualitative studies में यूज होता है, where depth of understanding is more important than statistical generalizations. Quantitative sampling focus on the representativeness, probability पे फोकस करता है, जबकि qualitative सैम्पलिंग एम्फसाइजेस ऑन रिचनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्स्ट पर करता है। क्वालिटेटिव किस फॉर्म में होता है आपका, वर्ड्स के फॉर्म में होता है, ये भी चीज देख लें। और क्वांटिटिव जो होता है आपका, ये नंबर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये नंबर्स के फॉर्म में होता है। यानी कि आकस्मिक नमूना चयन एक औपचारिक विधि है जिसका प्रयोग मुख्यतः खोज परख और गुणात्मक शोध में किया जाता है, जहां सांख्यिकीय सामान्यीकरण की बजाय गहन समझ अधिक महत्वपूर्ण होती है। मात्रात्मक नमूना चयन प्रतिनिधित्व और प्रायिकता पर आधारित होता है, जबकि गुणात्मक नमूना चयन सूचना की गहराई और संदर्भ पर केंद्रित होता है। इस तरह से कहाँ निकल के आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर क्वेश्चंस की ओर। सैंपल डिजाइन, जो सैंपल डिजाइन होता है, इज रिसर्च रेफर्स टू, अनुसंधान में नमूना जो अभिकल्प होता है। सैंपल डिजाइन से क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब होता है, तो भाई प्लान फॉर सिलेक्टिंग यूनिट्स फ्रॉम पॉपुलेशन, जनसंख्या से इकाइयों के चयन की जो योजना होती है वो क्या होती है, सैंपल डिजाइन होती है, ठीक है। यानी कि एक्चुअली यहाँ बात किया जाए सैंपल डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि सैंपल डिजाइन इज प्लान, एक प्लान होता है, प्रोसीजर्स दैट स्पेसिफिक हाउ द सैंपल इज टू सिलेक्टेड, कैसे सैंपल को सिलेक्ट करा जाता है, इट्स साइज, टेक्निक एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस सो दैट वैलिड जनरलाइजेशंस कैन बी मेड। नमूना अभिकल्प वह योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसमें यह तय किया जाता है कि नमूना कैसे चुना जाएगा और उसका आकार क्या होगा, जनसंख्या का कितना सही प्रतिनिधित्व होगा, यही डिपेंड करता है सैंपल डिजाइन पे। नेक्स्ट आते हैं, इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शंस ऑफ ईच यूनिट इज, प्रायिकता नमूना चयन में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना होती है, उसे क्या बोलते हैं, जिसमें प्रत्येक इकाई होती है तो नॉन एंड नॉन जीरो, ज्ञात से शून्य से अधिक जो होता है यही आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन होता है। यानी कि द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज दैट एवरी यूनिट हैज नोन, आपको पता है हर एक यूनिट इज नोन and non-zero chance of being selected, ensuring objectivity and statistical generalizations होता है। प्रायिकता नमूना चयन की मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात से शून्य से अधिक होती है, जिससे निष्पक्षता और सामान्यीकरण संभव होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, which statement correctly differentiates quantitative and qualitative sampling, मात्रात्मक और गुणात्मक नमूना चयन में सही अंतर कौन सा कथन बताता है, ये बताइए कि दोनों में सही अंतर कौन सा कथन जो है सो बताता है। तो इसका जो होगा क्वांटिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव एंड एम्फसाइजेस रिप्रेजेंटेटिवनेस, क्वालिटेटिव emphasizes depth in richness of information, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यानी कि मात्रात्मक प्रतिनिधित्व पर गुणात्मक गहराई और संदर्भ पर बल देता है, यानी कि मात्रात्मक जो होता है वो प्रतिनिधित्व करता है और गुणात्मक जो होता है गहराई और संदर्भ पर बल देता है, ठीक। यानी कि क्वांटिटेटिव
सैम्पलिंग जो होता है एम्स एट स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशंस एंड क्या होता है ये रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है, जबकि आपका क्वालिटेटिव सैम्पलिंग जो होता है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इससे आता है, इन मीनिंग एंड एक्सपीरियंसेस क्रिएट होता है। यानी कि मात्रात्मक नमूना चयन का उद्देश्य सांख्यिकीय सामान्यीकरण और प्रतिनिधित्व होता है, जबकि गुणात्मक नमूना चयन गहन समझ, अर्थ और अनुभव पर केंद्रित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है एक्सीडेंटल सैंपलिंग इज क्लासिफाइड एज आकस्मिक कन्वेंस नमूना चयन किस श्रेणी में आता है ये बताइए। तो ये जो होगा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है, जो आकस्मिक होता है, एक्सीडेंटल होता है, वो किस में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है, यानी कि औपचारिकता नमूना चयन में ये आता है। क्यों आवेगा, यहाँ देख लेते हैं। एक्सीडेंटल सैंपलिंग जो होता है सिलेक्ट यूनिट्स दैट आर इजिली अवेलेबल, यहाँ पर एक इजिली अवेलेबल यूनिट्स होता है, एंड इज मेनली यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव स्टडीज, हेंस इट इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होता है। यानी कि आकस्मिक नमूना चयन में आसानी से उपलब्ध इकाइयों को चुना जाता है और यह खोज परख और गुणात्मक अध्ययनों में अधिक प्रयुक्त होता है, इसलिए क्या है अप्रायोगिक विधि है। नेक्स्ट आते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज टू स्तरीयकृत यादृच्छिक नमूना चयन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। तो एंश्योर द जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये है ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशंस, जनसंख्या के सभी उप समूहों जो होता है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ये क्या होता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि आपका यहाँ भी सही है। In a stratified sampling, the population is divided into homogeneous, मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है। homogeneous में क्या होता है, सिमिलर। strata and random samples are drawn from each stratum to ensure the proper representations and higher precision। स्तरीकृत नमूना चयन में जनसंख्या को समरूप स्तरों में विभाजित कर प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक रूप से नमूने लिए जाते हैं, जिससे सभी उपसमूहों का प्रतिनिधित्व और अधिक सटीकता इससे प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। Which of the following ways describe the primary function of communications in an एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किस कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है। शैक्षणिक संगठन में संचार कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस, आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग्स, सूचना विचार और समझ का आदान प्रदान करना ही क्या होता है, आपका एजुकेशनल कम्युनिकेशंस होता है। ठीक, यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस इज नॉट मेयरली गिविंग ऑर्डर्स बट क्रिएटिंग शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, आइडियाज, फीलिंग्स एंड फीडबैक। इन एजुकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशंस लिंक्स टीचर्स, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक होता है। जी, संचार का मुख्य कार्य केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि सूचना, विचार, भावना और प्रतिक्रिया का आदान प्रदान करके समझ विकसित करना है। शिक्षा में संचार शिक्षक, विद्यार्थी और प्रशासन को जोड़ता है। ठीक ना, यानी कि सभी को जोड़ता है। नेक्स्ट आते हैं। मैसेज ट्रांसमिशन इन द कम्युनिकेशंस प्रोसेस मेनली रेफर्स टू, संचार प्रक्रिया में मैसेज ट्रांसमिशन का मुख्य अर्थ क्या है। यहाँ मुख्य अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो सेंडिंग द मैसेज थ्रू ए चैनल, माध्यम द्वारा संदेश भेजना, यही क्या होता है, मैसेज ट्रांसमिशन होता है। जब हम किसी को कुछ भेजते हैं तो माध्यम की जरूरत पड़ता है जो मीडियम होता है। ठीक ना, यानी कि मैसेज ट्रांसमिशन मीन्स द एक्चुअल सेंडिंग ऑफ द इनकोडेड मैसेज। आप मैसेज इनकोड करते हैं तो अगला को मैसेज सेंड करते हैं थ्रू ए मीडियम के थ्रू। बिना मीडियम का मैसेज क्या होगा, सेंड नहीं होगा। स्पोकन वर्ड्स
रिटेन टेक्स्ट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया etc फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी कि मैसेज ट्रांसमिशन का अर्थ होता है कि कूटबद्ध संदेश को किसी माध्यम जैसे भाषण, लेखन और इंटरनेट के द्वारा देना के द्वारा प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं चलिए ठीक है। ए कम्युनिकेशंस वेरियर दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन मीनिंग, जो मीनिंग में डिफरेंस होता है ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, यानी कि शब्दों के अर्थ में भिन्नता के कारण उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं। जो भिन्नता होता है उस अवरोध को क्या बोलते हैं, उस अवरोध को क्या बोलते हैं, सेमांटिक बैरियर होते हैं, बैरियर बोलते हैं। अर्थगत सेमांटिक अवरोध, जैसे कि किसी को संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है, वहां हम संस्कृत बोलते हैं, क्या होता है, ये बैरियर हुआ ना, बात अगला को समझ में ही नहीं आएगा, तो आपका ये सेमांटिक बैरियर सही होगा। यानी कि सेमांटिक बैरियर जो होता है अकर्स व्हेन सेंडर एंड रिसीवर्स इंटरप्रेट वर्ड्स और सिंबल डिफरेंशियली, अलग होता है। टेक्निकल जार्गन, मतलब कि जो वर्ड उसको समझ में नहीं आते हैं उस वर्ड को यूज करना। एम्बिग्यूटी एंड मल्टीपल मीनिंग्स क्रिएट द मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे क्रिएट होता है। सेमांटिक अवरोध तब होता है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता शब्दों या प्रतीकों के अर्थ अलग अलग समझते हैं, तो क्या होगा, ये इशू होगा, दिक्कत होगा। तकनीकी शब्दावली, अस्पष्टता और बहुअर्थी शब्द संचार में क्या बनते हैं, यही बाधा बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशंस डिफरेंसेस आर मेनली रिलेटेड टू, यानी कि हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट संचार का अंतर मुख्यतः किससे संबंधित है, ये बताना है कि अंतर किससे संबंधित होता है। तो डिपेंडेंस ऑन इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट मैसेज, और प्रत्यक्ष बनाम प्रत्यक्ष अर्थ पर निर्भरता जो होता है, यही हाई कॉन्टेक्स्ट लो कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक ना, यानी कि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स रिले ऑन इम्प्लिसिट को रिले करता है, सिचुएशनल एंड नॉन वर्बल क्यूज को शो करता है, हाई कॉन्टेक्स्ट होता है वो। ठीक है, जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है डिपेंड्स ऑन क्लियरली स्टार्टेड एक्सप्लिसिट वर्बल मैसेज को शो करता है। ठीक है, द डिफरेंसेस कैन क्रिएट द कम्युनिकेशन बैरियर, ये कम्युनिकेशन बैरियर को क्रिएट करता है। हाई कॉन्टेक्स्ट संस्कृति में अर्थ संकेतों और संदर्भों से समझा जाता है, जबकि लो कॉन्टेक्स्ट में संदेश स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है। यही अंतर संचार अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। fear and defensive attitude in communications are categorized under, संचार में डर और रक्षात्मक जो प्रवृत्ति के किस प्रकार के अवरोध हैं, ये बताइए कि वो किस प्रकार के अवरोध में आते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, मनोवैज्ञानिक अवरोध इसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि फियर हो गया, एंजाइटी हो गया, इनसिक्योरिटी एंड डिफेंसिव behavior block free flow of ideas and distorts message interpretations. These are psychological in nature. ठीक है, यानी कि डर हो गया, चिंता, असुरक्षा और रक्षात्मक व्यवहार विचारों के मुक्त आदान प्रदान को रोकते हैं और संदेश की गलत व्याख्या कराते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक अवरोध कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, जो गलत अवरोध कराएगा वही मनोवैज्ञानिक तरीका हो जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर आया जाए। Which functions of communications ensure the coordination among different departments in an institutions? संस्था के विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करने वाला संचार कौन सा कार्य है, ये पूछ रहा है कि कौन सा कार्य है भाई, तो क्या होगा, इंटीग्रेटिव फंक्शन।
एकीकरणात्मक समन्वय कार्य होता है, यहाँ पे आपका ये सही होगा। यानी कि इंटीग्रेटिव फंक्शन जो होता है ऑफ कम्युनिकेशंस लिंक्स पीपल यूनिट्स एंड एक्टिविटीज सो दैट एफर्ट्स मूव इन वन डायरेक्शन में मूव होता है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशंस अमंग टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन होता है। संचार का एकीकरण जो होता है कार्य विभिन्न व्यक्तियों इकाइयों को जोड़कर उनके प्रयासों को एक दिशा में ले जाता है, जिस शिक्षा संस्थानों में यह शिक्षक विद्यार्थी और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए ठीक है। इन द शेनन-वेबर मॉडल, जो कम्युनिकेशंस का जो मॉडल है, एक मॉडल ये भी आता है शेनन-वेबर मॉडल। द चैनल मेनली रेफर्स टू, शेनन-वेबर मॉडल में चैनल से तात्पर्य क्या है, चैनल से क्या मतलब होता है, ये पूछ रहा है। तो चैनल मतलब क्या होता है, मीडियम होता है। द मीडियम थ्रू द विच मैसेज ट्रेवल्स, वह माध्यम जिससे संदेश गुजरता है, यही मॉडल क्या है, शेनन-वेबर मॉडल है। यानी कि चैनल इज द फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल मीडियम होता है। एयर भी हो सकता है चैनल, पेपर है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, थ्रू द विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। मैसेज क्या होता है, इससे ट्रांसमिट होता है। यानी कि चैनल वह भौतिक या तकनीकी माध्यम है जो वायु, कागज, फोन, इंटरनेट जिसके द्वारा संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, वही क्या होता है, एक मीडियम होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर क्वेश्चंस की ओर। क्या है, मैकेनिकल बैरियर इन कम्युनिकेशंस आर मेनली कॉज्ड बाय, यानी कि संचार में जो यांत्रिक अवरोध मुख्यतः किस कारण से होते हैं, यांत्रिक अवरोध किस कारण से होते हैं संचार में। तो फॉल्टी इक्विपमेंट एंड टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से संचार सही से नहीं हो पाता है। उपकरणों की खराबी और तकनीकी जो समस्याएं उत्पन्न होती है ना, इससे मैकेनिकल कम्युनिकेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए आपका ये सही होगा। अब मैकेनिकल बैरियर जो होता है अराइज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मशीन का रुक जाना, टूट जाना, पुअर माइक्रोफोन, सही माइक्रोफोन उसका स्पीड सही से नहीं आना, नेटवर्क फेलियर हो जाता है। ठीक है, नॉइज इन ऑडियो विजुअल एड में नॉइज आना, which resorts to block मैसेज ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है। यांत्रिक अवरोध मशीनों की खराबी, माइक्रोफोन की समस्या, नेटवर्क फेल होना, ऑडियो विजुअल संसाधनों की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं, जिससे संदेश सही रूप से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या है, which situation best represents a semantic barrier in classroom communications, कक्षा में सेमांटिक अवरोध का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, ये बताइए कि कौन सा सर्वाधिक उदाहरण है। ठीक है, तो टीचर यूजेज हाईली टेक्निकल टर्म्स अननोन टू स्टूडेंट, जब टीचर ऐसा टर्म यूज करता है जो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है, तो क्या हो जाता है, वो सेमांटिक हो जाता है, सेमांटिक बैरियर हो जाता है। यानी कि शिक्षक ऐसे तकनीक शब्द का प्रयोग करता है जिन्हें छात्र नहीं समझते, वो क्या होता है, सेमांटिक बैरियर में आता है। ठीक है, इसलिए आपका ये सही होगा। तो semantic barrier arises from differences in meaning और vocabulary से इसमें differences आता है। When technical or ambiguous words are used, a student fail to interpret the intended meaning. सेमांटिक अवरोध शब्दों के अर्थ, ठीक है, जो शब्द का अर्थ होता है ना, वो सेमांटिक बैरियर है और शब्दावली की भिन्नता से उत्पन्न होता है। जब शिक्षक कठिन या तकनीकी शब्द प्रयोग करता है तो छात्र उनका सही अर्थ नहीं समझ पाते। जब शिक्षक कठिन वर्ड्स का यूज करेगा, छात्र कहाँ समझ पाएंगे, उस बात को नहीं समझ पाते हैं, वही क्या होता है, सेमांटिक बैरियर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फियर एंड डिफेंसिव कम्युनिकेशंस इन लर्नर्स मेनली रिजल्ट्स इन, यानी कि शिक्षार्थियों में डर और रक्षात्मक संचार का मुख्य परिणाम क्या होता है, उस परिणाम को बताइए। तो डिजॉर्शन एंड
विथ होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का जो विकृतीकरण होता है वह छिपाव होता है। ये क्या होता है? फियर और डिफेंसिव होता है, ठीक है। यानी कि व्हेन लर्नर्स फील फियर, डर का जब माहौल क्रिएट होता है तो जो आ रहा है वो भी स्टूडेंट भूल जाता है। कम्युनिकेशन प्रॉपर स्किल्स ही खत्म हो जाता है डर होने से, और बिकम्स डिफेंसिव। नेचर का भी कैसे हो पाएगा जब डर हो जाता है? दे आइदर डिजॉर्ट्स द मैसेज को खत्म करता है, हेजिटेट टू एक्सप्रेस द रियल थॉट्स को भी नहीं सही से डिलीवर कर पाता है। तो दिस ब्लॉक्स द अवेयरनेस एंड क्रिएट द साइकोलॉजिकल बैरियर। ये किस में आता है? साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रिएट करता है। यानी कि जब शिक्षार्थी डर या रक्षात्मक भावना में होते हैं तो वे या तो संदेश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं या अपने वास्तविक विचार व्यक्त करते ही नहीं है। उनको डर रहता है कि हम बोलेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए। इससे खुला संचार रुक जाता है और मनोवैज्ञानिक अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक बैरियर बोलते हैं। इस तरह से आप लोगों के बीच जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्रॉपर बने रहे। ये सीरीज आपका एग्जाम तक चलेगा। एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट का जो सीरीज है ये एग्जाम तक चलेगा और प्रॉपर वे में जो क्वेश्चन का डिजाइन रहेगा एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट से होना चाहिए और ऐसा ही आएगा ताकि आप वहाँ पे अच्छे से बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकें और आपका एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। जो आने वाला एग्जाम है अभी लेक्चर ये कंटिन्यू रहेगा, एग्जाम तक प्रॉपर वे में चलेगा। एलएनएम का एग्जाम हुआ और उसका एक्यू का एग्जाम है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह पीएचडी पैट का एग्जाम है यूनिवर्सिटी का। तो जो भी यूनिवर्सिटी लेवल का आपका एग्जाम है पीएचडी पैट का या नेट का भी एग्जाम है तो नेट में भी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, पैट पीएचडी भी इम्पोर्टेंट है। जो बेट एग्जाम होगा ऐसा नहीं कि बेट की अलग है, बेट में भी क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो हर एक चीज में जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आप चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट